हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं निशा सालवी राजस्थान सरकार ने वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो बच्चों, हम देख रहे हैं हमारी 12वीं कक्षा का 33वां अध्याय, जिसमें हम पढ़ रहे हैं भाग 5 प्रश्न उत्तर अभ्यास प्रश्न या फिर महत्वपूर्ण प्रश्न। क्योंकि चैप्टर हमने एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा है, तो मैं आशा कर रही हूँ कि आप आंसर बहुत अच्छे से कर पाओगे, बिना समझाए भी आप आंसर दे सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर। तूतक यानी कि मोरुला अवस्था की कोशिका की संख्या कितनी होती है? मोरुला में कितनी संख्या होती है? कितनी होती है? 16। हाँ या ना? सही आंसर आएगा इसका। ये तो हमें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाना चाहिए, मैंने इतना डायग्राम बनाया था इसका। हाँ या ना? कोरक भवन के दौरान किस गुहा का निर्माण होता है? जब ब्लास्टुलेशन होता है, कोरक भवन होता है, तो उसके अंदर क्या होता है? ये कोरक भवन था, यहाँ ICM बन गई थी, यहाँ पर ट्रोफोप्लास्ट बन गई थी, तो ये वाली जो गुहा थी उसको हम क्या बोल रहे थे? कोरक गुहा। याद आ गई? ब्लास्टोसील को हम क्या बोल रहे थे? कोरक गुहा। ठीक है, नेक्स्ट। नेत्र के अधिकांश भाग का निर्माण किस जनन स्तर से होता है? देखो, नेत्र के अधिकांश भाग का निर्माण, जो नेत्र का अधिकांश भाग कैसा है? बाहर की द्वारा चर्म है, तो इसका आंसर क्या आएगा? एक्टोडर्म आएगा। एक्टोडर्म से ही तो बाहरी त्वचा बनती है। याद आ रही कि नहीं आ रही है? वृक्क का निर्माण, अब वृक्क क्या है? अंग है, अंदर वाला अंग है। अंग अंदर वाला है तो कौन बनाएगा? मीजोडर्म। ये लो, वृक्क का निर्माण किस जनन स्तर के द्वारा होता है? मीजोडर्म के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट। मानव में भ्रूणीय अवस्था के दौरान प्रथम सप्ताह में कौन सी क्रिया नहीं होती है? कौन सी क्रिया नहीं होती है पूछा है, तो रोपण क्रिया होती है, डेफिनेटली होती है। ठीक है, प्रथम सप्ताह में यानी कि 7th डे पर इम्प्लांटेशन हो जाता है। कोरक ग्राही का निर्माण, तूतक का निर्माण, लेकिन जो ये प्रिमिटिव रेखा है, जो प्रिमिटिव स्ट्रिक है, वो हमेशा 2nd वीक में बनती है, तो आंसर आएगा ये वाला। ठीक है, आदि रेखा का निर्माण प्रथम सप्ताह में नहीं होता है। मानव में भ्रूणीय विकास के समय हृदय का कंप्लीट हृदय, कंप्लीट हार्ट कब बन जाता है? वो बन जाता है 7 से 8वें सप्ताह के मध्य में। देखो, ये कुछ चीजें वो आपको याद करनी पड़ेगी, अपन कुछ नहीं कर सकते। भ्रूणोद्भवन क्या है? एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? एम्ब्रियो का पूरा डेवलपमेंट, उसको अपन एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। युग्मनज में कोशिका विभाजन व कोशिका विभेदन यानी कि क्लीवेज और उसमें क्या बोल रहे हैं? डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, सेल क्लीवेज हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूणोद्भवन कहते हैं। नेक्स्ट, विदलन के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? ये मैंने बोला भी था कि किस तरह का विदलन क्या है? एक तरह का समसूत्री विभाजन है। क्या है? एक तरह का समसूत्री विभाजन ही विदलन कहलाता है। ठीक है, देखो, मेरे को लगता है कि कोई भी चीज अब रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक एक चीज अच्छे से समझी है। तो ब्लास्टोमियर क्या होता है? ब्लास्टोमियर अपन ने अच्छे से पढ़ा था। जाइगोट में विदलन के स्वरूप जब कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर कहते हैं। ये हो गया हमारा ब्लास्टोमियर। जब बहुत सारी कोशिका अंदर होती है, तो ये क्या है? ब्लास्टोमियर होता है। मनुष्य तूतक में कितने ब्लास्टोमियर होते हैं? कितने होंगे? 16 ब्लास्टोमियर होंगे, क्योंकि मोरुला बन जाएगा। मनुष्य में ब्लास्टोपोर से क्या बनता है? ब्लास्टोपोर से क्या बनेगा? एनएस बनेगा। ये याद रख लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, लघुत्रात्मक प्रश्न। मनुष्य में कोरक पट्टी का निर्माण कैसे होता है? यानी कि अपन क्या बोल रहे हैं? जो ट्रोफोब्लास्ट है उसका निर्माण कैसे होगा? अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। कैसे पढ़ा है? इस तरीके से सारी कोशिकाएं जो है अरेंज हो जाती है। यहाँ पर ये क्या है? कोरक पुट्टी लिखी हुई है कहीं पर, कोरक पुट्टी। क्यों? जब मोरुला बन जाता है, बहुत सारी कोशिकाएं अंदर हो जाती है। 16, ठीक है, 16 के बाद फिर बहुत सारी कोशिकाएं हो जाती है। ये गिन लेना भैया, बहुत सारी कोशिकाएं, अभी मैं गिन नहीं रही हूँ क्योंकि अपन बहुत बार कर चुके हैं ये। और इसके बाद ये वाली कंडीशन आती है, इधर ICM बन जाता है। इस तरीके से जो होता है इसको बोलते हैं ब्लास्टुलेशन यानी कि कोरक भवन। ब्लास्टुला भवन और गैस्ट्रुला भवन में अंतर बताइए। ब्लास्टुला भवन जो होता है वो तो हो गया ऐसे, ठीक है, लेकिन जब अपन गैस्ट्रुलेशन करते हैं, गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है? 3 लेयर्स बनती है। एंडोडर्म, मीजोडर्म,
और एक्टोडर्म, यानी कि जनन स्तर का बनना ही गैस्ट्रुलेशन है। जनन स्तर का बनना ही गैस्ट्रुलेशन है। अब आ जाओ देख लो, ब्लास्टुलेशन में क्या हो रहा है, इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कोरक पुट्टी ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में आंतरिक कोशिका समूह भ्रूण एक सिरे पर स्थित हो जाता है, यानी कि आईसीएम एक सिरे पर स्थित हो जाता है। जो भ्रूण है ये एक सिरे पर स्थित हो जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में परिणाम गैस्ट्रुला अवस्था का निर्माण होता है, गैस्ट्रुला बनती है। इस प्रक्रिया में आंतरिक कोशिका समूह जो एक्टोडर्म है तथा एंडोडर्म में विभेदित हो जाती है और जिसके मध्य मेसोडर्म यानी कि जनन स्तरों का निर्माण। निबंधात्मक प्रश्न, कोरक पुट्टी का निर्माण मनुष्य में कब और कैसे होता है? ये अपन सब अच्छे से पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल अपन ने पढ़ लिया है। मनुष्य में गैस्ट्रुला भवन का वर्णन कीजिए। गैस्ट्रुलेशन हमने अच्छे से पढ़ा है, सारा जनन स्तर और सब कुछ, ठीक है। ये सारी लेयर्स अपन पढ़ चुके हैं। 7 महीने में जन्मा बच्चे कैसे जीवित रहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये मैं समझा देती हूँ। मानव में सगर्भता अवधि लगभग 9 माह की होती है, मतलब 9 मंथ जो होते हैं वो प्रॉपर एक फीटस जो होता है उसके निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन इस अवधि के बाद जन्म लेने वाला शिशु सामान्य स्थितियों में होगा। कभी कभी शिशु समय से पहले अथवा 7 महीने में ही जन्म ले लेता है और जीवित रह जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्भधारण के लगभग 6 माह बाद शिशु के सभी शारीरिक अंग विकसित हो जाता है, जैसे कि अपन पढ़ चुके हैं, और विकास की अवस्था जारी रहती है, कंटिन्यूसली डेवलपमेंट होता रहता है और अंदर पूरी चीजें बन चुकी होती है। 7वें माह के शिशु में बस त्वचा के नीचे जो भूरी वाली त्वचा आती है ना, वसा का निर्माण होता है जो जन्म के बाद ताप नियंत्रण का कार्य करता है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ताप नियंत्रण ही एक ऐसी दशा है जो माता के गर्भ और बाहरी वातावरण में वांछित तापमान के बीच में संतुलन स्थापित करता है। यानी कि ये वो जो लेयर बनती है बेटा 7वें सप्ताह बाद में, उस समय यदि वो लेयर ना बने तो बाहर का जो टेम्परेचर और जो इंटरनल टेम्परेचर है बच्चा उसके अंदर अपना कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता है। यदि शिशु की त्वचा के नीचे भूरी वसा का निर्माण न हो तो शिशु जीवित रहना संभव नहीं हो पाता है। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कारण यह भी होते हैं कि शिशु के जीवित रहने या न रहने के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका का होता है निर्वाह का। वस्तुतः नवीन चिकित्सा पद्धतियों में अब ये क्या हो रहा है, देखो मेरी बात सुनो। 7th मंथ तक क्या होता है, बच्चे में सारे डेवलपमेंट हो चुका होता है, लेकिन एक जो लास्ट भूरी वसा होती है उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है। यदि भूरी त्वचा बच्चे में बन जाती है तो वो बाहर आकर के क्या कर लेता है, अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और जीवित रह जाता है। लेकिन यदि जो भूरी वसा नहीं बन पाए तो 7वें महीने बाद बच्चे की डेथ होने की पॉसिबिलिटीज भी होती है। लेकिन आजकल हमारे डॉक्टर्स इतने अच्छे हो चुके हैं, हमारे जो वैज्ञानिक इतने अच्छे हो चुके हैं, उन्होंने इतनी सारी चीज़ें टेक्निक बना ली है कि वो आफ्टर 7th मंथ के बाद भी जो है आफ्टर 7th मंथ के बाद में जो है वो बच्चे को डेवलप रख सकते हैं, उसको सर्वाइव करने के लिए एक क्षमता प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इस तरीके से जो 7th मंथ में बेबी होता है वो भी जीवित रहने की चांसेस को देखता है। तो आज से ही अपना ये चैप्टर खत्म हो चुका है, अब अपन नए चैप्टर पे चलेंगे। जब तक कि धन्यवाद। आपको ये चैप्टर जो है बहुत अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, या कोई चेंजेस करने हैं वो भी मुझे बताएं। जब तक धन्यवाद।